नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया का विमान फिसला। हादसे में विमान के 3 टायर फटे। सभी यात्री सुरक्षित। मुख्य रनवे बंद किया गया। बांग्लादेश के ढाका एयरफोर्स का विमान क्रैश। स्कूल की बिल्डिंग पर गिरा एयरफोर्स का F-7 फाइटर प्लेन। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हंगामा। राज्यसभा में खड़गे बोले पहलगाम आतंकी नहीं पकड़े गए। लोकसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घमासान। संसद परिषद में पीएम मोदी का संबोधन। बोले मानसून सत्र विजय का उत्सव। ऑपरेशन सिंदूर में 100% लक्ष्य हासिल हुए। पहलगाम में हुए नरसंहार ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। बोले मैं विपक्ष का नेता, फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम 2 शब्द कहना चाहते थे लेकिन अनुमति नहीं मिली। और सावन के दूसरे सोमवार में आस्था का सैलाब। उज्जैन, काशी और देवघर में मंदिरों में उमड़ी भीड़। गूंजे हर हर महादेव की जयकारे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों के चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सहयोग और स्नेह के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सांसदों का आभार व्यक्त किया है। धनखड़ ने कहा कि भारत के प्रगति का साक्षी बनना उनके लिए गर्व की बात है और सम्मान की बात है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए डॉक्टरों की सलाह पर इस्तीफा दे रहा हूं। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे साथ अजय तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। हम उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के मायने क्या हैं। बहुत स्वागत है अजय तिवारी जी। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, मानसून सत्र चल रहा है, राज्यसभा में, लोकसभा में हंगामा देखने को मिला है और ऐसे में विपक्ष एक तरफ आरोप लगा रहा है कि उसको पूरा समय नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी उनको समय नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में लोकसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी आगे लगातार हंगामा होने की बात कही जा रही थी, हंगामा होने की सूरत हाल बनी हुई थी। ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा क्या मायने रखता है? मनोज जी, निश्चित तौर से ये मानसून का सत्र चल रहा है और धनखड़ साहब ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, आप सभी को मालूम है कि धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा तो दिया, लेकिन राज्यसभा में सभापति का काम भी तो धनखड़ साहब ही देख रहे थे। बिल्कुल। तो राज्यसभा से तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उपराष्ट्रपति पद पर होते हुए उनके मन की कोई पीड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए वो कौन सी मन की पीड़ा है जिसकी वजह से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। और आज की स्थिति में राज्यसभा के सभापति महोदय, क्या राज्यसभा के सभापति पद से इस्तीफा दिया? उन्होंने नहीं दिया। और इसको बहुत ढंग से समझना होगा कि इस सत्र में धनखड़ साहब का इस्तीफा आना भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने ही शब्दों में कह रखा है कि सितंबर, मतलब 70-75 साल के हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री चेंज होगा, बहुत से फेरबदल होने हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है
कि उन्होंने उपराष्ट्रपति से पद से इस्तीफा दिया, पर राज्यसभा के सभापति पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अजय तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है और राज्यसभा पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऑब्वियसली वो राज्यसभा के भी सभापति हैं, लेकिन जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र हंगामेदार चल रहा है, लगातार जगदीप जो उपराष्ट्रपति या सभापति कह लीजिए जगदीप धनखड़ पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा था कि उनको बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देना क्या मतलब मायने रखता है? मैं वही समझाना चाहता हूं मित्र मनोज जी जी कि ये इसको समझने की जरूरत है कि क्या स्वास्थ्य कारणों की वजह से एक ही जगह से इस्तीफा दिया जा सकता है जी या कोई और कारण है। विपक्ष को नहीं बोलने दे जा रहा है, ये तो विपक्ष कह रहा है कि हमें नहीं आता है, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा दबाव लग रहा है, कोई ऐसी बात निश्चित तौर से लग रही है जिससे कि धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति पद से दिया है और अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। ठीक है, उनके स्वास्थ्य काफी दिनों से वैसे भी स्वास्थ्य कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा था कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है इस चीज को जानना कि उपराष्ट्रपति से इस मानसून सत्र में इस्तीफा देना ऐसा कौन सा कारण है और राज्यसभा के सभापति से इस्तीफा नहीं दिया है। यह तो बड़ा चिंतनीय विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए जानना भी जरूरी है। हमारे ख्याल से आज ऐसा हुआ है, कल तक की खबर आ जाएगी कि क्यों इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से अजय तिवारी जी, लेकिन सवाल यह है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना स्वास्थ्य कारण, ठीक है, स्वास्थ्य कारण है तो दोनों पदों से इस्तीफा होना चाहिए था। जो सभापति वो बने रहे, अभी भी बने हैं, और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यही है अजय तिवारी जी। निश्चित तौर से सवाल तो उठता ही है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि ऐसा क्या है कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया इन्होंने और धनखड़ साहब का पिछले कई दिनों से जो देखा जा रहा था वो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मोह भंग भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अपने जो भी सिस्टम से। आप देखिए कई बार के जवाब में धनखड़ साहब ने जिस तरह से सभा में बोलने का प्रयास किया है, जिस तरह से बताने का प्रयास किया है, दबाव, ऐसा लगता है जैसे दबाव में काम कर रहे हो, तो इस पर भी चिंता का विषय है। और धनखड़ साहब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में थे जिससे कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से एक और अहम सवाल हो जाता है अजय तिवारी जी, जैसा कि ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति आपको नजर आ रही है। दूसरी चीज ये कि अब अगला जो उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो होने की संभावना कौन हो सकता है? देखिए अभी उपराष्ट्रपति तो नहीं चुना जाएगा। रीजन ये है कि उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दिया है और अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनने हैं और बहुत से लाइन में लोग लगे हैं। ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत से लोग नहीं हैं जी, लेकिन अब तो ये देखना होगा कि क्या एक हफ्ते में 2 दिन में इनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, क्या ये बैक आ सकते हैं। इस्तीफा इनका मंजूर तो किया नहीं गया है, अभी इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। आप देखिए इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है अभी, तो एक्सेप्टेंस भी चाहिए कि भाई हाँ इस्तीफा आपका मंजूर कर लिया गया है स्वास्थ्य कारणों से, चाहे किन्हीं कारणों से। तो ये भी एक अभी 1-2 दिन में खुलासा होगा कि उपराष्ट्रपति पर से फिर से आ जाएंगे या कोई दूसरा आदमी लाया जाएगा। हाँ बिल्कुल अजय तिवारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अमिताभ कुमार वैश्य जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमिताभ वैश्य सर, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। अजय तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ कुमार वैश्य जी का रुख कर रहे हैं। अमिताभ कुमार वैश्य जी, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामने आया, ऐसे समय पर इस्तीफा जब मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगह हंगामा देखने को मिल रहा है और लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए। ऐसे समय में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना क्या मायने रखता है? देखिए अभी इस मामले में कोई चीज भी स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ये समय ऐसा था कि अभी संसद का सत्र शुरू हुआ है और उसके साथ जो इस्तीफा आया है, इस वजह से संशय है
आशंकाएं उठ रही हैं मन में और लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगी। और ये समझ में अभी मुझे तो नहीं आ रहा है कि क्या कारण हो सकता है। वैसे वो बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति थे जो अपने मन में ऐसी कोई बात रखते नहीं थे, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कुछ अंदर खाने बातचीत हो, लेकिन इस वक्त इस्तीफा देना ये बात समझ में नहीं आई कि अभी शुरू हुई हुआ है। और विपक्ष का ये आरोप लगाना कि बोलने नहीं दिया जा रहा, ये सब हम लोग जानते हैं, इतने सालों हमने कवर किया हुआ है, तो ये सब वाहियात बातें हैं। हंगामा खड़ा करने के लिए हंगामा किया जा रहा है। जब सरकार तैयार है हर एक विषय पे बात करने के लिए और जितना चाहे उतनी बात करने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर हंगामा करके बाहर भागना विपक्ष का ये कोई रणनीति मुझे नहीं समझ में आती। और ये कोई कारण हो ही नहीं सकता। जगदीप धनखड़ जी के मामले में हाँ, उनकी तबीयत जो पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी, जो जानकारी मिल रही थी मार्च के महीने में उन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई थी, तो कुछ कारण हो सकता है कि लेट इवनिंग उनको कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ हो और उनको लगा हो कि भाई अभी कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। ये पॉसिबिलिटी है। कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि पार्टी के अंदर कुछ बातें चल रही थी जिससे वो आहत थे, तो वो पहले ये सब बातें होती। अगर वो आहत थे तो ये सब चीजें पहले होती, मानसून सत्र के पहले ही हो सकता है वो इस्तीफा दे दिए होते, क्योंकि वो किसी से भय तो नहीं खाते थे जी। और ना किसी मसले पर दब कर बोलते थे। आपने देखा होगा कि अभी जो न्यायालय के साथ जो बहसबाजियां चल रही थी उसमें जगदीप धनखड़ जी ही सबसे मुखर थे और हमेशा बहुत तरीके से संवैधानिक तौर तरीकों का विश्लेषण करके और स्पष्ट बताया करते थे कि कहाँ किसकी गलतियां हैं। वो किसी से कहीं दबने वाले लोगों में से नहीं थे, बहुत स्पष्ट और मुखर प्रवक्ता रहे हैं। किस वजह से दिया गया है कयासबाजियां, इसमें बहुत ज्यादा मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब तक ठोस बात नहीं आए अनावश्यक कयासबाजियां करने का कोई मतलब नहीं होता। हम लोग फील्ड में हैं, हमें कुछ बोलना है तो उसमें जिम्मेवारी होती है कि जो हमने कहा उस तथ्य होना चाहिए, अन्यथा बेकार की अफवाह फैलाना, किसी के बारे में कुछ और बोलना उचित नहीं होगा। मेनस्ट्रीम मीडिया में तो ऐसा हम नहीं करते। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया अमिताभ कुमार वैश्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि फिलहाल उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ वैश्य जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों पर उनकी चर्चा चल रही थी पहले। हो सकता है कि स्वास्थ्य कारण ही हो, इसमें अनावश्यक कयास लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के शोर में सरकार की आवाज दब गई है और राहुल गांधी ने लोकतंत्र के गले पर तानाशाही का आरोप जड़ दिया है। लेकिन जब बाकी नेता बोल पा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को वाकई मौका नहीं मिला, या फिर ये नया सियासी ड्रामा है? हंगामे, बयानबाजी और तंजों के बीच संसद का पहला दिन ही सियासी रंग इसमें देखने को मिले। ऐसे में सवाल है, क्या नेताओं के शोर में जनता के मुद्दे फिर दब जाएंगे? सियासी झगड़े में क्या मुद्दे सुलझ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। उन विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। जितने माननीय सदस्य के 0 आवर में आए हैं, मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूं। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। संसद के मानसून सत्र का आगाज कुछ ऐसा हुआ जिससे ठंडे माहौल में भी गर्माहट पैदा हो गई। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और अन्य मुद्दों पर भी विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के लिए स्थगित हो गई और दोपहर 4 बजे तक के लिए पूरी तरह से स्थगित हो गई। हंगामा कुछ ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री द्वारा गिनाई गई राष्ट्र की उपलब्धियां हंगामे में ही खो गई। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था,
100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई। सदन में एक तरफ हंगामा था तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। सत्र का पहला दिन महज 21 मिनट में ही स्थगित हो गया। राहुल गांधी सदन से बाहर आ गए और सीधा सरकार पर आरोप लगाया। आरोप ये कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और सांसद में तानाशाही का जोर है। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। अगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। भले ही राहुल कुछ भी कहें, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे खूब बोल रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में भरपूर तरीके से अपनी बात रखते नजर आए। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। विपक्ष की ओर से सदन में चर्चा के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पहलगाम हमले को लेकर मिले और शोर भी उसी को लेकर हुआ। कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। इन सबके बीच राहुल गांधी की शिकायत है कि जब लोकसभा में शोर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल सकते हैं, राज्यसभा में सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे बोल सकते हैं, तो राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता। सदन की कार्रवाई में औसतन 50% हाजिरी रहने वाले राहुल गांधी विदेशों में घूम घूम कर विपक्षी आवाजें दबाने का आरोप भी लगा चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक जिला के कस्बा सापला में एसडीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने, आपको बता दें, दलाल खाद बीज भंडार पर छापेमारी की। इस छापेमारी में दलाल खाद बीज भंडार के एक अवैध गोदाम पर भंडाफोड़ किया। ये गोदाम दिल्ली रोड पर गुलशन बैटरी हाउस के अंदर बनाया हुआ है। इस गोदाम का सरकारी रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे इस गोदाम से 45 कट्टे अवैध यूरिया बरामद किए। मौके पर सांपला पुलिस को बुलाया गया। अधिकारियों ने जांच पड़ताल कर 45 कट्टे यूरिया शहर चौकी सांपला पुलिस को जब्त करने व दलाल खाद बीज भंडार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित आदेश दिए। हमको सीएम फ्लाइंग का सुबह फोन आया था कि एक गुप्त सूचना के आधार पर हम आज रेड करेंगे। उनके साथ में हम सांपला दिल्ली रोड पर पहुँचे। यहाँ पे एक बैटरी की दुकान में हमको बताया गया कि यहाँ पे यूरिया स्टॉक किया गया है। मौके पर पीछे शटर था, वो लॉक था। आसपास में पता किया तो उन्होंने बताया विजय दलाल खाद बीज भंडार का एक गोडाउन है, जो कि हमारे रिकॉर्ड में इंदराज नहीं था जी। तो मौके पर विजय दलाल को बुलाया गया। उसने यहाँ पे ताला खोला, अंदर यूरिया के 45 बैग हमको मिले। यहाँ पे हमने सैम्पलिंग की। उसके बाद हम लोग उसके साथ में उनकी दुकान पे गए। उनकी दुकान जो हमारे पर ऑथराइज लाइसेंस है, उसमें कोई भी यूरिया का बैग उपलब्ध नहीं था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण आपको बता दें, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के बाद इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बात पठानकोट की करें तो पठानकोट के साथ बेहतर चक्की दरिया, जो कि हिमाचल की पहाड़ियों से होकर पंजाब में दाखिल होता है, आज सुबह ही उफान पर नजर आया, जिसके चलते जहां पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाला एयरपोर्ट रोड चक्की दरिया के तेज बहाव की भेंट चढ़ गया, जिसके कारण एयरपोर्ट व पंजाब से हिमाचल को जोड़ने वाले हिमाचल के करीब 2 दर्जन गांव भी पंजाब हिमाचल से कट गए। वहीं जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला एकमात्र रेलवे ट्रैक, जो कि चक्की दरिया के ऊपर स्थित है, उसका अस्तित्व भी खतरे में नजर आने लगा है, क्योंकि रेलवे पुल के ऊपर से जहां ट्रेन गुजर रही थी, वहीं नीचे से लैंडस्लाइडिंग साफ दिखाई दे रही। सर बीती रात ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ कि इथों एयरपोर्ट की जी हैगी फैसिलिटी होगी पठानकोट नूं। ये जो आज नुकसान हुआ है, ये ऊपर पहाड़ों में बारिश पड़ रही है, उस वजह से यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है। उस वजह से आज सुबह ताजा अपनी लैंड स्लाइडिंग हुई है। ये जो एयरपोर्ट रोड जाता है, ये सुबह से बंद किया हुआ है प्रशासन की तरफ से। जो ऊपर बारिश पड़ी है बहुत ज्यादा पड़ी है, उस वजह से जो ये चक्की पुल है, इसमें भी आज काफी नीचे इसके लैंड स्लाइडिंग हुई है। यहाँ पे भी काफी खतरा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सूरजपुर तहसील कार्यालय में एसीबी का छापा पड़ा है। आपको बता दें, बड़े बाबू जुगेश्वर रजवाड़े को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पीड़ित से बाबू ने काम के बदले रिश्वत मांगी थी। आपको बता दें, जमीन नामांतरण के एवज में मांगे थे 25,000 रुपए। 25,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है बाबू को। आरोपी बाबू से बंद कमरे में एसीबी की टीम ने पूछताछ भी की है। सूरजपुर तहसील कार्यालय का यह पूरा मामला है। जमीन नामांतरण के एवज में 25,000 रुपए की रकम मांगी गई थी रिश्वत के रूप में बाबू के द्वारा। 25,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों बाबू को गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू से बंद कमरे में एसीबी की टीम ने पूछताछ किया है। सूरजपुर तहसील कार्यालय का पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजापुर से अगली खबर, जहां गौ तस्करी करते 7 आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 83 गाय को बरामद किया गया है। तेलंगाना की ओर ले जाया जा रहा था इन गायों को। पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। तो आरोपियों को के कब्जे से 83 गायों को बरामद किया गया। तेलंगाना की ओर ले जाया जा रहा था इन गायों को। पशु अधिनियम के तहत
कार्रवाई की गई है। बीजापुर से अहम खबर, गौ तस्करी करते 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से 83 गायों को बरामद किया गया है। तेलंगाना की ओर ले जाया जा रहा था इन गायों को। फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चेतन बघेल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में 22 जुलाई तक रिमांड लिया है, जिसके चलते कांग्रेस ने 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान किया है। आपको बता दें, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिले के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि बिना कारण के कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है, जो असंवैधानिक है, जिसे वापस लेनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कांग्रेस से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया है तो कांग्रेस आर्थिक नाकेबंदी कर रही है। क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि क्या कवासी लखमा और देवेंद्र यादव का कोई अर्थ नहीं है? कांग्रेस का यह प्रदर्शन कोई जन कल्याण विषय को लेकर नहीं, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात को कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने आज घोषणा की है कल आर्थिक नाकेबंदी की, कांग्रेस को इसको वापस लेना चाहिए। जनता के साथ इस तरह का बर्ताव किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। कारण तो बताए कोई कि किस कारण से आर्थिक नाकेबंदी की जा रही, कोई कारण बता दे। भ्रष्टाचार पर प्रहार न किया जाए, क्या कांग्रेस कहना चाहती है? क्या कांग्रेस कहना चाहती है कि भ्रष्टाचारियों से कोई पूछताछ न की जाए? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सोचते हैं कि भूपेश बघेल जी और उनके परिवार, ऐसे ही राहुल गांधी जी और उनके परिवार, प्रियंका गांधी जी उनके पति, ये सारे कानूनों से ऊपर हैं क्या? अंबिकापुर में महिला चिकित्सक डॉक्टर निशा त्रिपाठी ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, डॉक्टर निशा की शादी 21 जनवरी 2024 को ग्राम सोहाग दरिमा निवासी डॉक्टर प्रवीण मिश्रा से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। घरेलू सामान और सोने चांदी के जेवरात देने के बावजूद ससुराल पक्ष महंगी कार की मांग कर रहा था। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण मिश्रा और उनके पिता दिनेश मिश्रा और मां गायत्री मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी में सोमवार को कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। ग्राम पंचायत डोमा का रहने वाला करण सोनवानी 5 लीटर के डिब्बे में पेट्रोल लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा था, जहां अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे परिसर में तैनात होमगार्ड के जवानों ने आग लगाने से पहले उसको बचा लिया। साथ ही जवानों ने युवक को अस्पताल भी पहुँचाया। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है। युवक ने बताया कि वह अपने परिवार में 5 सदस्य हैं जो डोमा गांव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका नाम आया था, जिससे गांव के दबंगों के द्वारा कटवा दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर युवक बार बार कलेक्टर जन दर्शन आता रहा, मगर किसी प्रकार की सुनवाई न होने के कारण युवक ने ये कदम उठाया। साथ ही युवक ने प्रशासन पर भी भेदभाव का आरोप लगाया है। तो करण सोनवानी यहाँ पर आए हुए थे, उनका ऑलरेडी नाम जो है प्रधानमंत्री आवास सर्वे की 2.0 की सूची में आ चुका है। अभी शासन स्तर से चेकर का कार्य चल रहा है। तदुपरांत जो है ग्राम सभा से अनुमोदन के उपरांत जो आवास स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। नियम में होगा तब उनको आवास स्वीकृत किया जाएगा। तो हमारा आवास आ रही से तो आवास के नाम ला कटवा दी गई से मुखिया मना
गुंजन साहू, ठीक है। तो जो हमन आबादी की मांग करें तो हमन आबादी भी नहीं दिसे, जे जगह मन वो जगह घर बनाए भी नहीं देते, तो हमन जानते जान कहाँ, हमन गाँव निवासी ग्राम डोमा के। बलरामपुर जिले के चौकी वाड्रफ नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 92 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देश पर जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिंद्रा बस में 4 लोग गांजा लेकर बनारस जा रहे हैं। पुलिस ने बस को घेराबंदी कर वाड्रफ नगर चौकी के सामने रोका और तलाश ली। तलाशी में चारों आरोपियों से कुल 92 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बलरामपुर में दिनांक 20 को देर रात्रि में हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अंबिकापुर से बनारस जाने वाली जो बस है वो वाड्रफ नगर होते हुए गुजरती है। उसी बस में अवैध पदार्थ जो है उसको परिवहन किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। उसी के तारतम्य में हमारी टीम के द्वारा एक्टिव होकर वहां पर नाकाबंदी कर उस बस को रोका गया था। महिंद्रा ट्रैवल्स की जो यूपी नंबर की बस थी उसे रोका गया था और उस बस से जो है टोटल 12 बैग जो है हम लोगों को बरामद हुई थी, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो पाया गया था, जिसमें 4 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया था और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोंटा विकासखंड के वार्ड क्रमांक 7 में रहने वाले और कारी गुंडम स्कूल में पदस्थ हेडमास्टर चैन सिंह नेताम ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उनका शव घर के बाथरूम में फंदे से लटका मिला है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चैन सिंह नेताम बीते कुछ समय से मानसिक तनाव में थे। अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां जबलपुर शहर में सोमवार को आयोजित कांवड़ यात्रा सिद्ध घाट ग्वारी घाट से प्रारंभ होकर रामपुर चौक, गोरखपुर शास्त्री ब्रिज और 3 पत्ती मालवीय चौक, लॉर्डगंज, बड़ा फुहारी, कमानिया, सराफा, लकड़गंज और बेलबाग घमापुर आदि जगहों से करीब 35 किलोमीटर का सफर तय कर मटामर पहाड़ी पर स्थित भगवान नर्मदेश्वर भोलेनाथ मंदिर कैलाश धाम पर पहुंचेगी। कांवड़ यात्रा में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल रहे। कांवड़ यात्रा के दौरान जबलपुर शहर के स्कूलों के विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में होने वाली संबंधित परेशानी को देखते हुए जबलपुर नगर निगम क्षेत्र एवं मटामर में संचालित समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त सीबीएसई आईसीएसई के विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया था। अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के माधोपुरा पुलिया स्थित आसमानी माता मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूजा करने पहुंची महिला पुरुषों को मंदिर की देखरेख करने वाले प्रजापति समुदाय के लोगों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित में किया। पथराव कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के खगड़िया से खबर, जहां बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं यूथ फाउंडेशन खगड़िया के मुख्य संरक्षक संजय खंडेलिया द्वारा एक प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी पहल करते हुए खगड़िया में महिला सशक्तिकरण हेतु सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों हुनरमंद बहनों को निःशुल्क सिलाई मशीनें दी गई ताकि वह अपनी कला, सिलाई, बुनाई और कढ़ाई के माध्यम से न केवल आत्मनिर्भर बन सकें, आत्मनिर्भर के अलावा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री खंडेलिया ने कहा कि हमारी बहनें सिर्फ घर की नहीं, समाज की रीढ़ हैं। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक नई शुरुआत है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खगड़िया से ये खबर है जहां कोचिंग सेंटर कत्लगाह व कब्रगाह बन चुके हैं, ये बयान दिया गया। आपको बता दें, स्नेहा हत्याकांड की गुत्थी कोचिंग से लेकर घटना स्थल तक उच्च स्तरीय जांच का विषय है। हत्या का कारण कहीं ना कहीं कोचिंग से शुरुआत होकर घटना स्थल एवं हॉस्टल ऑनर से संबंधित प्रथम दृष्टया में दृष्टिगोचर हो रही है। यदि उच्च स्तरीय न्यायिक जांच घटना की जाए तो निश्चित तौर पर मुख्य अपराधी साजिशकर्ता जल्द ही पकड़ में आ जाएंगे एवं घटना का खुलासा भी होगा। उक्त बातें पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रेड क्रॉस सभागार में आयोजित स्नेहा हत्याकांड के मामले में न्याय दिलाने के सवाल को लेकर आहूत सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार एवं देश में हत्या, बलात्कार जैसी आपराधिक गतिविधियां खुलेआम हो रही हैं। सरकार एवं प्रशासन खामोश है, आम जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार कुर्सी संवारने, बचाने एवं चमकाने में लगी हुई है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। मुद्दे पर जहां ये कांड हुआ है, जो हॉस्टल में कांड हुआ है, जिस हॉस्टल में, पहला तो उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो उस हॉस्टल का मालिक है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी घर में, यदि मेरे भी घर में कोई कांड होगा तो जाहिर है कि आप मधुबाला जी से ही पूछिएगा। तो उसी तरह से ये पूछने और जांच का विषय है और इन निष्पक्ष होना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, शासन प्रशासन को पैसा खिलाकर उन्हें अपनी ओर कर देते हैं, इसीलिए ये सब कांड बढ़ता जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शेखपुरा जिले में आपको बता दें, बेल्ट्रॉन से जुड़े डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिससे जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यों की रफ्तार थम गई है। यह हड़ताल एकता मंच के नेतृत्व में की जा रही है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे एकता मंच के सचिव गौरव बिहारी ने बताया कि बेल्ट्रॉन में जिले भर में लगभग 250 डाटा एंट्री ऑपरेटर लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बेल्ट्रॉन और सरकार ने उनकी समस्याओं की अनदेखी की है। उन्होंने कहा, हमारी प्रमुख मांग सेवा समायोजन के तहत स्थायीकरण की है। बेल्ट्रॉन से पिछले 25 वर्षों में लगातार कार्य करते आ रहे हैं। बेल्ट्रॉन जो है हम लोग के प्रति कोई भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं सरकार हम लोग का सुन रही है। हम लोग का मुख्य मांग सेवा समायोजन है। हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर के जिला पटना के गर्दनी बाग में पिछले 5 दिन से धरना स्थल पर धरना में रात दिन बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग धरना पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। और इसके अलावा क्या मांग है? समायोजन के अलावा? हाँ, सेवा समायोजन के अलावा जो है सेवा स्थायी करने का मांग है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शेखपुरा में रविवार को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान इस्लामिया हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से सॉल्वर गैंग के 15 सदस्यों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी आरोपी दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। पुलिस को मिले खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई। अगली खबर जमुई से, जहां सावन माह में जहां श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा अर्चना और स्नान के लिए नदी घाटों का रुख कर रहे हैं, वहीं सावन की दूसरी सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा मलयपुर थाना क्षेत्र के क्यूल नदी में सामने आया। कटोना पांडे टोला निवासी कैलाश तिवारी का 16 वर्षीय पुत्र, जो अपने दोस्तों के साथ पत्नेश्वर मंदिर में पूजा करने गया था, स्नान के दौरान नदी की तेज धारा में बह गया। घटना सोमवार सुबह की है, जब सावन की दूसरे सोमवार को वह नदी में नहाने गया था। किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सुरजापुरी मुस्लिम समुदाय को राज्य की अति पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 1 में शामिल करने का अनुरोध किया है। सांसद ने सुरजापुरी मुस्लिम समुदाय को राज्य की अति पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 1 में शामिल करने का अनुरोध पत्र भेजा। साहिबगंज में हूल दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शांति भंग और पुलिस पर हमले के आरोप में अमर शहीद सिद्धो कान्हू के 6ठे वंशज मंडल मुर्मू ने अपने 11 समर्थकों के साथ न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर आदिवासी नेता चंद्रमोहन हंसदा और समाजसेवी बेंजामिन माल्तो ने कहा, हम निर्दोष हैं लेकिन न्याय के लिए अदालत का सम्मान करते हैं।
हम लोग आज संताल हुल 2 का पूजा पाठ करके हम लोग आए हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में भ्रष्टाचार और शोषण अत्याचार होते रह रहे, और इस चीज़ को आज आदिवासी मूलवासी पहाड़िया समाज, संताल भाई और बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। साहिबगंज में नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में तालझारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर नया टोला निवासी प्रताप महतो 38 वर्षीय प्रताप महतो को गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ किशोर तर्की ने जानकारी दी। दिनांक 29/5/25 को सुरेश रवानी जो छोटा पटगढ़ थाना जिरवावली का है, गांधी चौक के पास नगर थाना अंतर्गत उनका एक मोबाइल गुम हो गया और उसमें फ़ोन पे 60,000 रुपया था। थाना प्रभारी नगर द्वारा कांड संख्या। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे हमीरपुर से अहम खबर, जहां मरीज लेकर आए तीमारदारों से डॉक्टर की झड़प हुई है। खराब ईसीजी मशीन से भड़के हैं तीमारदार। आपको बता दें, इमरजेंसी में घुसकर डॉक्टर स्टाफ के साथ गाली गलौज की गई। पास खड़े शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल किया। ईसीजी मशीन खराब हो जाने पर मंगाई थी दूसरी ईसीजी मशीन। गाली गलौज और मारपीट करने की कोशिश का आरोप लगाया। परिजनों के साथ आए युवकों ने नशे की हालत में दी गालियां। मामला जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन्होंने बोला कि मरीज को हमारे एडमिट कर लो। हमने कहा क्या परेशानी, तो बोले सीने में दर्द हो रहा है और एक बार उल्टी एक बार दस्त हुआ है। तो हमने इनका ट्रीटमेंट एडवाइस करके, और क्योंकि सबसे पहले ईसीजी करना ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि हम रूल आउट कर सकें कि इसको कार्डिक इस्कीमिया तो नहीं हो रही, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो नहीं हो रहा है। उसके रूल आउट करने के लिए चेस्ट पेन के सिम्टम के साथ में या तो ट्रोपोनिन या तो ईसीजी होना ज़रूरी है। तो अपने ईसीजी उपलब्ध थी तो ईसीजी हमने एडवाइस कर दिया। इनकी ईसीजी हो रही थी। बाकी कुछ लोग एक्सीडेंटल केस आ गए थे तो उनको भी मैनेज करने में लगे थे। तो इनका ईसीजी हो रहा था साथ में, क्योंकि वो प्रायोरिटी थी। एब्डोमिनल ट्रामा का एक पेशेंट था, बस्ट एब्डोमेन टाइप का लग रहा था, लेकिन वो उसको जो है देख रहे थे और इन्फेक्टेड वुंड था तो उसको साफ कराया जा रहा था। बाबा के क्योंकि वाइटल्स हमने आते ही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान संभावित सांप्रदायिक हिंसा और आतंक के हमले की बड़ी साजिश को मुजफ्फरनगर पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए फर्जी वीडियो ऑडियो फैलाकर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना ककरौली क्षेत्र में ककरौली युवा एकता नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक खौफनाक वीडियो और ऑडियो वायरल किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों की खून से लथपथ लाशें दिखाकर उसे मुरादाबाद की घटना बताया गया। ऑडियो में कहा गया कि बजरंग दल के लोग मुस्लिम घरों में घुसकर हत्याएं कर रहे हैं और वीडियो को वायरल करने की अपील की गई। अगली खबर उन्नाव जनपद से है, जहां पर पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री अवध क्षेत्र छोटे भाई रविंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के आकस्मिक निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी व कई वरिष्ठ पदाधिकारी दिवंगत परिवार से मिलकर शोक व्यक्त करने पहुंचे। आपको बता दें कि 10 जुलाई को हृदय गति रुकने से निधन होने वाले रविंद्र सिंह के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले दिवंगत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी परिवार से मिलने हसनगंज स्थित आवास पर पहुंची और उन्हें इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। क्षेत्रीय महामंत्री अवध क्षेत्र नीरज वर्मा ने भी परिवार के साथ मुलाकात कर सहानुभूति जताई। इसी कड़ी में क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, जिला प्रभारी उन्नाव अर्चना मिश्रा भी पहुंचे। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां सावन माह में श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबे कांवड़ियों की टोली हमीरपुर मुख्यालय स्थित घाटेश्वर नाथ धाम पहुंची। कांवड़ियों ने यहां विश्राम किया और पूजा अर्चना की। ये श्रद्धालु कानपुर के बिठूर घाट से गंगा जल लेकर खरेला की ओर जा रहे थे। उनकी यात्रा का चौथा दिन है। कांवड़ यात्रा के तहत ये शिव भक्त कल शाम खरेला स्थित शिवालय पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। गए थे गंगा जी का जल लेने के लिए। अब यहाँ से खरेला सिंगरी जी आश्रम जाएंगे, जो सिंगरी जी की तपोभूमि है, वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन हो गए, कल 5वां दिन पूरा हो जाएगा। हम बिठूर घाट से कितने दिन हो गए? शुक्रवार को निकले थे। कहाँ जा रहे हैं? खरेला। कितना जल्दी है?
10-10 लीटर है। और क्या कोई मनोकामना आपकी? नहीं, ऐसी श्रद्धा से अपने श्रद्धा से जा रहे हैं। हाँ। लगभग कितने दिन का सफर हो जाएगा आपका ये? कल हम शाम को 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा एवं परीक्षा में लगाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, केंद्र पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बैठक में परीक्षा को सुचारू पूर्ण और सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए लगाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, केंद्र पर्यवेक्षक को लोक सेवा आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। आपको बता दें, बैठक में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचेंगे। परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और स्मार्ट वॉच, हैंडबैग नहीं जाएगा। परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। सभी लगाए गए अधिकारी व कर्मचारियों को आई कार्ड जारी किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक फोटोकॉपी की दुकान व साइबर कैफे बंद रहेंगे। सभी सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापक निर्देश पुस्तिका का विधिवत अध्ययन कर लें। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर बेसिक मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अवनींद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल, एसडीएम सदर रजनीकांत सहित सभी उपजिलाधिकारी व संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। चित्रकूट के सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हजारों शिव भक्तों का सैलाब देखने को मिला। हजारों शिव भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। सुबह 3 बजे से ही भगवान सोमनाथ सरकार के जलाभिषेक और पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। जैसा कि आप सब को विदित होना चाहिए कि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, जिस पर हम सब लोग आज की कालयुक्त नाम जो संवत्सर चल रहा है, इस वर्ष में बहुत सारी आपत्तियां और संकट से घिराव होगा, क्योंकि कालयुक्त नाम संवत्सर का ही है। तो जिसके लिए कि ताकि हमारे इस राष्ट्र से संकट लोगों का हटे और राष्ट्र में अमन चमन की बहार हो, राष्ट्र में खुशहाली छा जाए और राष्ट्र में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि हो जाए। ये सावन का महीना चल रहा है और ये चित्रकूट जनपद के मानीपुर विधानसभा में भगवान भोलेनाथ सोमनाथ जी का स्थान है। और इस स्थान का हम लोग जब से जान रहे हैं बहुत ही महत्व हो। और यहाँ पर श्रावण मास में लगभग 50,000 से 1 लाख की भीड़ हर वर्ष लगती है। तो मेरी आस्था, तो मैंने कई चमत्कार इस मंदिर में देखे कि जो भी मनोकामना लेकर इस मंदिर में भक्त लोग आए हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप में भोले बाबा दर्शन देकर और उनका हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्होंने पूरा वो किया है। सोमनाथ मंदिर है अपने चित्रकूट जनपद का बहुत प्राचीन हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ लाखों की तादाद में सावन में यात्री आते हैं। इसके बाद हर सोमवार या प्रतिदिन मेला चलता रहता है। योगी सरकार पहले अपेक्षित था, फिर जब से योगी सरकार आई है तो पर्यटन विभाग से यहाँ बहुत से विकास के लिए मैंने बाउंड्री, खड़िंजे, परिक्रमा और सत्संग हाल और कई विकास योजनाएं आती हैं, काम चल रहा है। हम योगी सरकार के आभारी हैं। हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रज घाट में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सोमवार को मेरठ मंडलायुक्त और डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने नाव में सवार होकर गंगा घाटों बैरिकेटिंग और जल सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर घाटों पर तैनात गोताखोरों और नाविकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। शिवरात्रि पर घाटों और शिवालयों पर आने वाले भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कड़े इंतजाम करने के आदेश दिए गए।
कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में खौफ का पर्याय बने 71 गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस, बाइक और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये गैंग अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाकर दहशत फैलाता था और सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर खुलेआम शक्ति प्रदर्शन करता था। हाटा कोतवाली पुलिस ने स्वाट टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर इस गैंग को दबोचा। पुलिस अब इनकी सोशल मीडिया नेटवर्क और असलाह सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है। अगली खबर बाराबंकी से, जहां श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को लोधेश्वर महादेव शिवलिंग स्थित पवित्र शिवलिंग के प्रथम दर्शन को आतुर लाखों की संख्या में भक्त कतारबद्ध तरीके से कपाट खोलने का इंतजार कर रहे थे। कपाट खोलते ही भक्तों का बड़ा हुजूम हर हर महादेव की जयकारों के साथ मंदिर में प्रवेश करता और मंदिर प्रांगण में पैर रखने की जगह भी नहीं बची। दरअसल यूपी के बाराबंकी में स्थित लोधेश्वर महादेव में प्रतिवर्ष सावन और महाशिवरात्रि में कांवड़िए और स्थानीय लोग दर्शन करने को पहुंचते हैं। आज जैसा कि आपको पता है, सावन का दूसरा सोमवार है और महाविदेवा में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ है और मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय आज यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन हम लोगों को अंदाजा था कि भीड़ आज ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे सोमवार बढ़ते हैं यहाँ पर भीड़ बढ़ती है। तीसरे और चौथे में और ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है, तो उसी प्रकार से हमने ड्यूटियाँ भी ज़्यादा लगाई हैं, तैयारी ज़्यादा की हुई है। हमारे यहाँ ये हमारा बगल में आवास बनाया हुआ है और हर साल में भंडारा करवाते हैं। हमारे जितने यात्री लोग हमारे कांवड़ लेके आते हैं उनको भी हमारा भंडारा बहुत बड़ा था। अभी मैंने भोजन 500 यात्रियों को खिला के आ रही है और हमेशा भोलेनाथ से दुआ है मेरी, ऐसे हमारे महादेव बाबा की कृपा बनी रहे। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में बीते दिनों वरनाव गांव में हुए युवक हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे घाटमपुर पुलिस ने कड़ी मेहनत से दबोच लिया। घटना के बाद से ही मामले की गंभीरता से जांच कर रही पुलिस अब अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर अवैध वेंडरों की गतिविधियों पर तमाम आपको बता दें लगाम लगाने में रेलवे प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। चलती ट्रेनों में जान जोखिम में डालकर सामान बेचते अवैध वेंडरों का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ महीने पहले एक अवैध वेंडर की ट्रेन से गिरकर मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सबक नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक इन अवैध वेंडरों से मोटी रकम भी वसूली जाती है। कन्नौज जिले के सौरेख छिबरामऊ मार्ग पर आज सुबह स्कूली बच्चों से भरी एक वैन को तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 13 बच्चे घायल हो गए। इनमें से कुछ बच्चों को गंभीर चोटें आने के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आरटीओ इज्जा तिवारी मेडिकल कॉलेज पहुंची और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा कि सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। के न्यूज़ से बात करते हुए आरटीओ ने कहा कि ये दुर्घटना लापरवाही का नतीजा है। चालक फोन पर बात करने के लिए उसने गाड़ी निकाला और तब पीछे से ट्रक से टक्कर हुई और 2 बार ये गाड़ी पलटी। ईश्वर की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि किसी भी बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई, वरना जिस प्रकार की दुर्घटना थी ये बहुत बड़ी आज घटना हो सकती थी। ईश्वर ने बहुत कृपा करी है कन्नौज जनपद के हमारे इन छोटे बच्चों पर कि आज ये सब सही सुरक्षित है। किसी को भी कोई बहुत सीरियस इंजरी नहीं आई है। हाँ, कुछ बच्चों के पैर में और हाथ में चोट है, लेकिन हम आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द अच्छे उपचार के साथ सही हो जाए। 13 बच्चे हैं जो इंजर्ड है, जिसमें से कुछ सामान्य घायल हैं, कुछ हैं जिनके 4 बच्चे हैं ऐसे जिनके पैर या हाथ में फ्रैक्चर है और जो थोड़े भी सीरियस थे स्कूल प्रबंधन उनको यहाँ लिया। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।